हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग नई शिक्षा नीति जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके एक पार्ट को पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। आज हम उसी की एक कड़ी में जो लिखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य यानी EP 2020 का लक्ष्य बिंदु है, मुख्य बिंदु लक्ष्य कह रहे हैं, लक्ष्य तो कुछ दिन बाद आएगा। आप नई शिक्षा नीति जो चल रही है उसके जो मुख्य बिंदु उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को एक पॉइंट वाइज दर्शाया गया कि क्या क्या पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण होने चाहिए। मैं आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट तो बहुत सारे उसमें थे, बहुत सारे देखा जाए तो भाई 4 लोगों ने तो मिलकर बनाया नहीं है कि बस ऐसे ऐसे, बहुत सारे पॉइंट थे। लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य बिंदु है उस बिंदुओं में से मैंने चुन के वो बिंदु लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो फिर बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु। और इससे बात करने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु। भाई कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? आप लोग उसको पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो कक्षा 5, जो भी कक्षा 5 है, कक्षा 5 में पढ़े आप लोग? कौन से मीडियम में भाई? हिंदी मीडियम में ना, कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़े होंगे। तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कहती है कि जो कक्षा 5 है, कक्षा 5 इसकी जो पढ़ाई हो, जो इसकी पढ़ाने का तरीका हो, जो पढ़ाने की एक भाषा हो, वो किस रूप में होनी चाहिए भाई? वो भाषा किस रूप में होनी चाहिए? वो कहता है मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? जो हम अपने पास पड़ोस, माता पिता, परिवार, समाज, जिस क्षेत्र में वो भाषा बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसकी बात को हम मातृभाषा कहते हैं। हम अपने घर परिवार में पैदा होते हैं तो वहाँ के रहन सहन, बोल चाल, वो सारी भाषाओं को जो भी हमारे परिवार में बोली जाती है, भारत देश में हम जन्मे हैं तो कैसी भाषा सीख लेंगे? मतलब भारत देश में भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं। हम भारत देश में जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा सीख लेंगे। और हमारी राजभाषा क्या रखी गई है? हिंदी रखी गई है। तो जो हिंदी क्षेत्रीय होंगे वो हिंदी सीख लेंगे, जो दक्षिण भारत के लोग होंगे वो तमिल अच्छी बोलेंगे, जो पूर्वी भारत के लोग होंगे वो भोजपुरी वगैरह बढ़िया बोल लेंगे। तो आप जिस क्षेत्र में, परिक्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा बोली अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं। अगर यही बालक इंडिया में पैदा हो और पैदा होने के तुरंत बाद अमेरिका में वो चला जाए, अमेरिका में वहीं उसका पालन पोषण हो, तो उसकी मदर टंग क्या होगी? मातृभाषा क्या होगी? वहाँ जो अमेरिका में बोला जाता होगा वो भाषा हो जाएगी। इंग्लैंड में इंग्लैंड वाला, जापान में जापानीज, चीन में चाइनीज। मतलब अलग अलग देशों में बालक एक ही समय में पैदा होके और दूसरे देशों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ की वो भाषा बोलना सीख लेगा। तो यही कह रहा है कि कक्षा 5 की, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है भोजपुरी, अवधी, मगही, इस तरह की भाषाओं का पुट आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या होगी? वहाँ की मातृभाषा होगी। और कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी होंगे उनको मातृभाषा कहिए, क्षेत्रीय भाषा कहिए, क्षेत्रीय भाषा कहिए, स्थानीय भाषा कहिए, स्थानीय भाषा कहिए, ये एक ही रूप में, मतलब इन भाषाओं में मातृभाषा कहिए, क्षेत्रीय भाषा कहिए, स्थानीय भाषा कहिए, उस रूप में पढ़ाया जाएगा तो बालक का क्या होगा? विकास ज़्यादा होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि वो उस भाषा को जानता है, उस भाषा को समझता है, घर परिवार में उस भाषा को जाना है, समझा है, बोला है। इसलिए उस भाषा में अगर उस चीज़ को बालक को सिखाया जाएगा तो वो सीखने की जो दर होगी वो बहुत बेहतर होगी। अगर उसको अलग भाषाओं में सिखाया जाएगा, अलग अलग भाषाओं में सिखाया जाएगा और उसकी मातृभाषा में नहीं सिखाया जाएगा तो उसको सीखने की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। सीखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेगा, सीखेगा, लेकिन जो सीखने की दर होगी वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं
अगला कक्षा 6, कक्षा 6 को कह रहे हैं ये शिक्षा का व्यवसायीकरण, कोष्टक में लिख सकते हैं वोकेशनल कोर्स। कक्षा 6 में जब बालक जाता है तो उसको किस प्रकार की शिक्षा दीजिए? कक्षा 5 तक उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? मातृभाषा के रूप में उसको जो भी समझाया पढ़ाया लिखाया जा रहा था उसको मातृभाषा में। अब विद्यार्थी कक्षा 6 में जा रहा है यहाँ पे, और कक्षा 6 में जाने के बाद नई नेप क्या कहता है, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। शिक्षा जो भी बालक को जो चीज़ें सिखाई जाएँ वो उससे कुछ ना कुछ सीखे। वोकेशनल कोर्स मतलब वो जो एक समय बचता है मई जून वाला, उसमें छुट्टियां होती हैं, उसमें एक व्यावसायिक शिक्षा का कोर्स किया जाए जिससे बालक जो हों एक उन्नति के साथ टेक्निकल नॉलेज भी रख सकते हैं। जिस चीज़ के आप कंप्यूटर की शिक्षा रख लीजिए, कंप्यूटर सिखाइए उनको, आप उनको किसी इंजीनियरिंग के टाइप का कुछ छोटा मोटा रख दीजिए, लोलक के बारे में बताइए, स्क्रू गेज के बारे में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे उसको लाभ मिल सके। आप उसको हथकरघा मत बताइए कि भाई हथकरघा से आज का मॉडर्न। महात्मा गांधी जब थे तो उन्होंने भी एक तरह की स्कीम लॉन्च की थी, उसको कहते हैं बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी की जो शिक्षा की स्कीम लागू हुई थी वो क्या थी? वो भी तो शिक्षा का व्यवसायीकरण ही करना चाहते थे, तो वो शिक्षा का क्या नाम था? बुनियादी शिक्षा कहते थे उसको। उसमें क्या कहा जाता था कि 5.5 घंटे तक जो शिक्षा दी जाए हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। वो जो भी चीज़ें लोग वहाँ के बनाते हैं, जो भी बच्चे बनाते हैं 5.5 घंटा के अंदर शिल्प कला वगैरह, जैसे उस मार्केट में वो चीज़ें बेच दी जाए, उससे जो पैसे आते हैं उन शिक्षकों का वेतन दिया जाए और स्कूल का मेंटेनेंस किया जाए। इससे क्या होगा? रोजगार परक शिक्षा होगी। बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो अपने अपने व्यवसाय में लग जाएंगे। हथकरघा था, खेती थी, उसमें शिल्प कला था, फर्नीचर था, इस तरह की बहुत सारी व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई थी। और गांधी जी ने इस शिक्षा की वकालत भी की, क्योंकि उनकी बुनियादी शिक्षा जो बनाई गई थी उसमें ये तरह की बात कही गई थी। ठीक वही बात आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही जा रही है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट न कर दिया जाए। ये मत समझिएगा कि जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट कर दिया जाए, ये व्यवसायीकरण की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चों को शिक्षा दी जाए एक व्यवसाय के साथ जोड़ा जाए। उनको कंप्यूटर के कहते हो ना, कंप्यूटर का ज्ञान दीजिए, उनको उस तरह के स्थानीय जो कार्यक्रम चलते हैं जिससे वो और लाभ कमा सकें, वो जिससे टेक्निकल ज्ञान दीजिए। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा वो भी होती है। आप 9, 10, 11, 12 में जाते होंगे तो कई कई जगहों पे देखते होंगे कि व्यावसायिक शिक्षा स्पेशल एक विभाग बनाया गया है। 11, 12 में जाइए, स्पेशल विभाग बनाया गया व्यावसायिक शिक्षा का, तो वहाँ पे उस तरह से विधि विधान से शिक्षा चलती है। आज के डेट में नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, उसके पहले भी चलती है, लेकिन अब वही चीज़ें क्या कही जा रही है कि कक्षा 6 से जो आप ऑटोमोबाइल के सिखा रहे हैं, उनको क्राफ्ट सिखा रहे हैं, उनको कंप्यूटर का ज्ञान सिखा रहे हैं, वो कक्षा 6 से ही उनको सिखाया जाए। एक व्यवसाय वोकेशनल कोर्स के तहत एक सिस्टमेटिक समय निकाला जाए, उस सिस्टमेटिक समय की एक अवधि रखी जाए कि 1 महीने 1.5 महीने, उस 1-1.5-2 महीने के अंदर ये व्यवसायिक कोर्स कराए जाएँ उनसे। ठीक, अब बात करते हैं इस भाषा को, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो भाषा क्या रखनी चाहिए? भाषा क्या रखनी चाहिए? त्रिभाषा। त्रिभाषा का मतलब 3 भाषा। त्रिभाषा का मतलब 3 भाषा। अरे ये त्रिभाषा का पता नहीं कितने समय से ये चलता चला आ रहा है। आप मैग्ना कार्टा देखिए 1854 का, फिर हंटर आयोग आता है 1882, फिर रैले आयोग 1902 देखिए, फिर हर्टांग समिति देखिए 1935। ये सारी चीज़ें आप 2829 आप देखते हैं। फिर आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक, हाँ, जिसके राधाकृष्णन जी थे। अब फिर कोठारी आयोग, सारे में ऐसी कोई शिक्षा आयोग ही नहीं आया जिसमें ये चीज़ें न कही गई हो। लेकिन स्पेशली कहने का श्रेय किसको जाता है? त्रिभाषा सूत्र का। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभाषा स्पेशल जोर किस पे दिया गया? तो जो कोठारी आयोग था उसने विशेष रूप से जोर दिया था त्रिभाषा सूत्र पे कि 3 भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो इसमें भी वही बात कही जा रही थी, ये त्रिभाषा कॉमन चीज़ें रहीं। तो इसमें कौन कौन सी 3 भाषाओं में? भाई तब भी वो भाषा वही थी, आज के डेट में भी भाषा वही है। कौन कौन सी भाई? सबसे पहले एक भाषा रख दी जाए, हिंदी बालक को बोली समझाई जाए, दूसरी अंग्रेजी रख दी जाए, और तीसरी एक अन्य क्षेत्रीय भाषा है।
एक अन्य क्षेत्रीय भाषा। ये एक अन्य क्षेत्रीय भाषा का मतलब भाई हिंदी सबके लिए कॉमन रखी जाए, क्योंकि हमारी राजभाषा है। अंग्रेजी भाई देश अलग अलग देशों की संचार की बात भाषा है कि अपना हम भाषा का आवागमन कर सकते हैं, अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, इसके लिए भी ये भाषा रखी। और एक क्षेत्रीय भाषा जो जिस परिवेश में हम तमिल में हैं तमिल क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में पढ़ लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में हैं अवधी में सीख लेंगे, भोजपुरी में सीख लेंगे, ये सीख लेंगे। आप हम पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाबी भाषा में सीख लेंगे, हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे वहाँ की भाषा सीखेंगे, बंगला में चले जाएंगे बंगला हमारी एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। तो हम जिस परिक्षेत्र में रहेंगे, भारत के जिस भी कोने में रहेंगे, उसकी एक क्षेत्रीय भाषा होती है, उस क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये दोनों भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी कॉमन रूप में रहेगी। ठीक, तो आपकी क्या है भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा क्या है, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो एक क्षेत्रीय भाषा आपकी भाषा क्या है? भोजपुरी? अच्छा, चलिए बाकी लोग क्लास से जोड़िए, जितने लोग हैं क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तुरंत ऑनलाइन हो जाएं, तुरंत ऑनलाइन हो जाएं। बाकी लोग जितने लोग हैं, कल प्रदीप ने कई लोगों को कहा कि हम जोड़ रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जोड़ो। बाल गोविंद आते हैं, देखिए आते आते भी आज ना लेट कर दिए हो कि आते आते लेट हो जाते रहे हैं। गुड़िया जी बस गुड इवनिंग लाइक करने आती हैं, चलिए कोई बात नहीं। सगुफा जी बाकायदे क्लास के साथ लगी रहती हैं। शशि देखिए हमारे प्रश्नों का जवाब भी देती चली जाती है। इस तरह के विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो अपने आप में ही कमेंट के माध्यम से ही बहुत अच्छे होते हैं कि भाई देखो हमारे कमेंट अपने अनुसार हैं, क्या कौन सीख रहा है कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो भी सीख रहा है। भाई देख लो, वो साइलेंट मोड में है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है अगला, जो छात्रों का मूल्यांकन एक परख छात्रों का जो मूल्यांकन हो ना, एक आकलन समिति बनाई गई, एक आकलन समिति बनाई जाए जिसका नाम रखा जाए राष्ट्रीय आकलन आयोग। राष्ट्रीय आकलन आयोग, इस ठीक, राष्ट्रीय आकलन आयोग या राष्ट्रीय आकलन की व्यवस्था की जाए। ऐसे ही ये है। इसमें क्या कहता है, नेप, ये कहता है छात्रों का मूल्यांकन। परख देखिए अंग्रेजी में लिखा होगा PARAKH, परख एक चीज है, वो संस्था है जो बच्चों के मूल्यांकन के बारे में परखती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में अलग अलग एडवांसमेंट, डी एडवांटेज को और एडवांटेज में बदलना, वो क्या कार्य करती है, छात्रों का मूल्यांकन। परख नाम की एक संस्था। अब ये कह रहा है परख का दायरा और बढ़ाया जाए, बहुत दायरा बढ़ाया जाए कि जिससे संपूर्ण निगरानी को, संपूर्ण देखभाल को बढ़ावा मिले। किस रूप में? उस आयोग का क्या नाम रख दिया जाए जो संपूर्ण निगरानी रखे? राष्ट्रीय आकलन आयोग या राष्ट्रीय आकलन की व्यवस्था। राष्ट्रीय आकलन की व्यवस्था या राष्ट्रीय आकलन आयोग, उसका नाम रखा जाए। अभी तक जो काम कर रहा है, परख नाम की एक संस्था काम कर रही है छात्रों का मूल्यांकन करने में। छात्रों का मूल्यांकन किस रूप में? भाई उनके व्यवहारिकता को लेके, उनकी सामाजिकता को लेके, उनकी नैतिकता को लेके, उनके व्यवहारिकता को लेके, उनके सामाजिक पृष्ठभूमि को लेके कि किस तरह से वो बिलोंग करते हैं और कितनी कठिनाइयों से या चाहे कितने उत्साह के साथ वो पढ़ने आते हैं, इसकी विशेष रूप से उसका मूल्यांकन किया जाए। सिर्फ पढ़ाई का ही मूल्यांकन ना किया जाए, उनके संपूर्ण पक्षों का आकलन किया जाए कि क्या बालक चाहता है और क्या उसके साथ हो रहा है, कितना पढ़ने में वो सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, सीखने की दर उसकी क्या है, उसके लिए उसका मूल्यांकन किया जाए। उसके लिए राष्ट्रीय आकलन आयोग की बात की जाए। अब बात करते हैं अगले की, सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी में विज्ञान व गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। वो कहता है जो सीनियर सेकेंडरी है भाई, जो आपकी 6, 7, 8 की बात कर रहा है, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी आ रही है, 9, 10 आ रही है, ठीक, उसमें 9, 10 कह रहे हैं, हाँ ठीक, सीनियर सेकेंडरी आ रही है, उसमें कह रहा है जो सीनियर सेकेंडरी की क्लास हो। पिछले टर्म पर मैंने बताया था कि कौन सीनियर सेकेंडरी, कौन प्री स्टेज है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया था। तो जो सीनियर सेकेंडरी जो एजुकेशन है
वो उसमें आप गणित शिक्षा को अनिवार्य रखें और विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य रखें। उसमें ये नहीं कि मैं ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा। आप इन सीनियर सेकेंडरी में विज्ञान व गणित शिक्षा को बिल्कुल अनिवार्य रूप से रखें। ये नहीं है कि इस शिक्षा को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि विज्ञान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, गणित भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के अभाव में हम बहुत सारी चीज़ों को जानने से, समझने से वंचित रह जाते हैं। तो इस चीज़ों को आप एक व्यवस्थित योग्यता के अनुसार रखें, जिससे बालक का भी सर्वांगीण विकास हो। और वह स्तर क्या रखा गया? सीनियर सेकेंडरी। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि सीनियर सेकेंडरी में कौन से सब्जेक्ट रखने की अनिवार्यता की गई है। तो आपका उत्तर होगा विज्ञान और गणित सब्जेक्ट को सीनियर सेकेंडरी में रखने की अनिवार्यता कही गई है। और कोई सब्जेक्ट को ये नहीं कहा गया कि एकदम अनिवार्य रूप से रखा जाए, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में देखिए विशेष रूप से कहा गया है कि विज्ञान और गणित को अनिवार्य रूप से रखा जाए। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ कहा जा रहा है फिर अगले पॉइंट में MDM मिड डे मील के साथ साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट दी जाएगी। अब बच्चे अभी तक तो दोपहर को लंच कर रहे थे। अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे भाई? दोपहर का लंच कर रहे थे भाई। आराम से वो थाली निकालते थे, थाली बजाते थे अपने मौज मस्ती होके, और वो जाके भोजन करते थे। कहीं कहीं प्राइमरी का भोजन इतना अच्छा मिलता है कि लोग खा के कहते हैं कि वाह क्या भोजन बना है। और कहीं कहीं का तो उससे अच्छा बनता है कि एक एक पाव का पिठवे बनता है, एक एक पाव का पीठा हो जाता है भाई। पीठा जानते हैं? फरा, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं फरा। ठीक, तो वो जो भैया दूज के दिन क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन घर में बनता है वही, तो वो पाव भर का बनता है। किसी किसी स्कूलों के बच्चे एक ही पा गए, कहीं टिक गए तो बेचारे खाते ही रह जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मिड डे मील, अभी तक तो मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया गया है। ध्यान रहे कि मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया गया। क्या रख दिया गया है? क्या नाम रखा गया मिड डे मील का? जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर एग्जाम में यही पूछ दे कि जो मिड डे मील था वो कब लागू हुआ था, मिड डे मील योजना कब लागू हुई थी और किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी, अगर प्रश्न यही पूछ दे तो क्या करेंगे आप? तो जो मिड डे मील योजना है 15 अगस्त 1995 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में लागू की गई थी। और आज जो है मिड डे मील का नाम बदल के पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। तो मिड डे मील के साथ साथ अब बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट किस रूप में? एक संस्था होगी, उस संस्था से सरकार का टाई अप होगा, वो बच्चों को वो वाहन के द्वारा वो ब्रेकफास्ट बना के और बच्चों के पास लेके प्रोवाइड करेगा। ठीक, एक एक स्कूल पर उसका एरिया बटा होगा कि एक वो संस्था जो होगी बहुत सारे स्कूल उसी के अंडर में होंगे, लेकिन उस जो भी उस क्षेत्र के अंदर उसकी संस्था होगी वो कुछ स्कूलों को डिवाइड कर लेगी कि मैं 4 स्कूलों पे जाऊंगा, मैं 5 स्कूलों पे जाऊंगा, मैं 6 स्कूलों पे जाऊंगा। उसके हिसाब से वो ब्रेकफास्ट ले जाके पहुँचाएगा, जिससे बच्चे क्या होंगे, ब्रेकफास्ट भी अब वहीं करेंगे और मिड डे मील यानी जो दोपहर का लंच होता था वो भी वहीं करेंगे। देखिए गनीमत ऐसी ना हो कि डिनर की भी व्यवस्था वहीं कर दे और छोटा छोटा एक रूम बना दे, बच्चे वहीं रहें, खाएं, सोएं, इस तरह की भी व्यवस्था ना कर दे। जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है ना, कहीं 2030 में ऐसा ना कर दे कि एक और ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, ऐसे छोटे छोटे मुर्गी के दरबा की तरह रूम बनाए जाएंगे और बच्चों को उसी में सुलाया जाएगा और डिनर की भी व्यवस्था वहीं की जाएगी भाई। ठीक, और व्यवस्था के साथ और एक आदमी लगे, 4 आदमी लगेंगे, 10 दाई लगेंगी उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। हम इस तरह की योजना 2030 के शिक्षा नीति में लेके आएंगे। ठीक, तो ये था मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट दी जाएगी, ये व्यवस्था कही गई है। अब कह रहा है कि NCERT के द्वारा संपूर्ण देश में नोडल केंद्र बनाए जाएंगे। नोडल केंद्र बनाए जाएंगे। एनसीईआरटी को जानते हैं?
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षा अनुसंधान केंद्र जो है एनसीईआरटी के द्वारा संपूर्ण देश में एक नोडल केंद्र बनाए जाएंगे, संपूर्ण देश में, यानी हर जगह उसका नोडल केंद्र होगा जहाँ पे वो जाके अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को लेके, शैक्षिक विविधता को लेके, शैक्षिक नैतिकता को लेके अपनी बात रखेंगे, वो नोडल केंद्र होगा। नोडल केंद्र क्या होता है? आप बीएड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, बीटीसी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं। मैं यूनिवर्सिटी वालों की बात छोड़ के कह रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ते हैं मैं उनकी बात छोड़ के कह रहा हूँ। बाकी जो अन्य लोग हैं वो पढ़ते हैं तो वो अपने सेंटर से हटा के यूनिवर्सिटी द्वारा एक सेंटर बनाया जाता है कि वहाँ एग्ज़ाम होगा। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सेंटर निर्धारित किया जाता है, तमाम प्राइवेट महाविद्यालय उस सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देने जाते हैं, वही नोडल केंद्र होता है। वहाँ पे सर जो होता है यूनिवर्सिटी अपने टीचरों की व्यवस्था किया रहता है एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, वहाँ कापियाँ रखवाने की व्यवस्था किया रहता है, कापियाँ जमा करवाने की व्यवस्था रखता है, मतलब सारी चीज़ें वो अपने तरफ से एक स्थान निर्धारित कर देता है। जैसे आप लोग होते हैं तो कहते हैं कि एक तो गोठा बना दिया जाए, वहीं हम सोएंगे, वहीं रहेंगे, घरवा नहीं रहेंगे। तो घरवा समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है, एक तो भुट्टा बहुत दूर है ना, तो वहाँ भी एक ज़मीन खरीद लेते हैं। गोरखपुर रह रहे हैं, पता चलेगा लखनऊ बहुत दिनों से रह रहे हैं, लखनऊ वो ज़मीन खरीद लिए। अब दिल्ली भी रह रहे हैं, दिल्ली खरीद लिए। पंजाब रहने पर तो ये अलग अलग जगह मकान बनवा लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, घर ही कहलाएगा ना, अपना घर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही नोडल केंद्र हो जाएंगे। उसी तरह से ये एनसीईआरटी कह रही है कि हम अपने पूरे देश में जगह जगह नोडल केंद्र बना देंगे, जिससे शिक्षा को लेके जो अव्यवस्था चल रही है वो सुगमता के साथ उस नज़दीकी अपने नोडल केंद्र पे जाके अपनी समस्याओं को बता देंगे। तो ये चीज़ें थी। अब एनसीईआरटी के हमको वर्तमान समय के अध्यक्ष बता दीजिए, निदेशक बता दीजिए कौन है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? गूगल पे जाके मत बताइए, अगर याद हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं याद हो तो हम बता रहे हैं। दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश कुमार सकलानी जो हैं एनसीईआरटी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार सकलानी जो हैं एनसीईआरटी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। ये बात करते हैं अगले की। इसमें कहते हैं कि भाई अब 4 वर्षीय ऐसे नहीं करके यहाँ बीएड लिखिए, बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। बीएड किस तरह से हूँ भाई? नई शिक्षा नीति में बीएड ये जान लीजिए कि अब जो ना बीटीसी रहेगा, ना डीएलएड रहेगा, ना एनटीटी रहेगा, अब बाकायदे एक ही संस्था रहेगी। उस संस्था का क्या नाम रखा जाएगा? बीएड। नई शिक्षा नीति में यही कही गई है कि 2030 के बाद से ये डीएलएड फीएलएड जो भी हैं, बीटीसी वगैरह, ये सारी संस्थाओं को बीएड में मर्ज कर दिया जाएगा। बस वो बीएड के नाम से जाने जाएंगे, कोई बीटीसी नहीं, कोई डीएलएड नहीं, कोई एनटीटी नहीं, सिर्फ बीएड कहलाएगा। और उस बीएड का देखिए पार्ट कैसे उसने किया कि देखिए बीएड एक 4 वर्षीय बीएड होगा, एक 2 वर्षीय बीएड होगा और 1 वर्षीय बीएड होगा। ये 4 वर्षीय वाला बीएड कौन लोग करेंगे? 4 वर्षीय वाला जो बीएड है वो कौन करेगा? ये 12वीं के बाद होगा, यानी इंटर पास कर लेंगे और इस तरह के इंटीग्रेटेड 12वीं के बाद आप चाहेंगे तो 4 वर्षीय डायरेक्ट बीएड में एडमिशन हो जाएगा। जैसे लॉ वगैरह में होता है, सेमेस्टर प्रणाली चलती है, इसमें भी क्या होगा? सेमेस्टर प्रणाली चलेगी। कक्षा 12वीं के बाद डायरेक्ट आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं और स्पेशल बीएड के लिए ही 4 वर्षीय की आप टीचर ही बनेंगे। ठीक,
इसके बाद 12वीं के बाद कहता है इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, मतलब आप सेमेस्टर के माध्यम से जैसा वो यूनिवर्सिटी जैसी व्यवस्था रखेगी उसी के अनुसार वो आपको पेपर वगैरह देना है। तो बीएड अब करना चाहें तो भाई इंटर पास हुए, बीएड करने का मन कर रहा है, टीचर बनने का मन कर रहा है, तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए, इंटर के बाद से टीचर बन लीजिए। 2 वर्षीय बीएड यानी ये स्नातक जिन्होंने स्नातक किया है, मतलब बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, ठीक, एग्रीकल्चर किया है, इस तरह की जिनके पास उपाधियां होंगी वो 2 वर्षीय बीएड में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि जो 4 वर्षीय बीएड करा रहा है वो 2 वर्षीय, सभी के लिए अलग अलग मान्यता लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक ही कॉलेज में 2 वर्ष वाला चाहेगा 4 वर्ष वालों को एडमिशन ले लेगा और 4 वर्ष वाला चाहेगा तो 1 वर्ष वालों का ले लेगा, नहीं, आप इसके लिए अलग मान्यता लेंगे। विद्यालय खोलना चाहते हैं तो इसके लिए अलग मान्यता लेंगे, इसके लिए अलग अलग स्टाफ, अलग अलग कैंपस और अलग अलग परिक्षेत्र। एक ही कैंपस में अगर उतना एरिया जो मानक है वो पूरा कर रहे हैं तो काम आपका हो जाएगा। तो 2 वर्षीय पता चल गया आपको, जो भी स्नातक कर लिए हैं वो कर सकते हैं। अब 1 वर्षीय किसके लिए, जो परा स्नातक हैं वो 1 वर्षीय, यानी जो एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए हैं, एमएससी एग्रीकल्चर किए हैं, ये जितने लोग हैं ये चाहें तो परा स्नातक के बाद 1 साल का ही बीएड करेंगे। यानी नई शिक्षा एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस क्राइटेरिया में जो चाहें, जैसे चाहें आप टीचर बन सकते हैं। इसमें 4 वर्षीय बीएड भी है, 2 वर्षीय बीएड भी है, 1 वर्षीय बीएड भी है। और जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीईटी के सन 1973 से लेके सन 2022 तक, मतलब आज के डेट तक 1 नवंबर 2022, ठीक, वो 1 नवंबर आज तो तारीख तो नहीं है, 2 नवंबर है, 2 नवंबर 2022 तक जैसी क्लास चल रही थी 4 वर्षीय, आज तक क्लास चलती है। ये 4 वर्षीय ये नया नहीं है, सन 1973 के जो एनसीईटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं वो वहाँ पे 4 वर्षीय पढ़ाई आज के डेट में भी चलती है और 1973 में भी चलती है। वहाँ का एक्सपेरिमेंट देखा गया, आज तक सफल रहा और आज के डेट में नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब कहा जाता है 12वीं बोर्ड होगा, 10वीं बोर्ड अनिवार्य नहीं, ये कहा जाता नहीं है। ये कह रहे हैं नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में, ये कह रहे हैं नई शिक्षा नीति में कि 12वीं सिर्फ कक्षा 12वीं सिर्फ बोर्ड होगा, यानी इंटरमीडिएट ही सिर्फ बोर्ड होगा। बोर्ड का जो पेपर होगा, जैसे आप कक्षा 10 में बोर्ड का पेपर देते हैं, इंटर में बोर्ड का पेपर देते हैं, तो ये कह रहा है नई शिक्षा नीति में कि सिर्फ 12वीं को बोर्ड माना जाएगा, कक्षा 10 को बोर्ड नहीं माना जाएगा। 10 में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बोर्ड की परीक्षा में बैठें या ना बैठें, लेकिन बोर्ड किसको माना जाएगा, 12 को ही। आप लोग पढ़ें, हम पढ़ें, कक्षा 10 को बोर्ड माना गया है, कक्षा 12 को बोर्ड माना गया है, तो जो कक्षा 10 को बोर्ड माना जाता है उसको हटा दिया जा रहा है इस शिक्षा नीति में और सिर्फ 12वीं को बोर्ड माना जा रहा है। ठीक, सिर्फ 12वीं कक्षा को ही बोर्ड माना जा रहा है, बाकी सारी कक्षाओं का यहाँ पे समापन कर दिया जा रहा है कि भाई कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, 11 इनको बोर्ड हम नहीं मानेंगे, कक्षा 12 को ही सिर्फ बोर्ड मानेंगे। यही हमारी कर्ता धर्ता होगी, यहीं से हमारे मानक तय होंगे, यही हमारे बोर्ड कहलाएंगे। कक्षा 10 हमारा बोर्ड नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, जिससे आप और हम पढ़ के पास हुए हैं। अब आजकल की जो पीढ़ी आएगी उसके लिए 12वीं बोर्ड होगा। जैसे बहुत साल पहले सन 83, 84, 84 में जो स्नातक के कोर्स हुआ करते थे वो सिर्फ 2 वर्षीय हुआ करते थे, 2 ही वर्ष में स्नातक हो जाता था। और आज के डेट में 10+2+3 चलता है, 10+2+3 1986 के बाद से 3 वर्ष का स्नातक हो गया ना। 1986 की जो नीति आई उसके बाद से स्नातक 3 वर्ष का हो गया। तो हम लोग स्नातक किस रूप में पढ़े हैं, 3 वर्षीय। ठीक उसी तरह 12वीं जब बोर्ड होगा तो कुछ समय के बाद कक्षा 10 को बोर्ड हटा दिया जाएगा, 12वीं बोर्ड होगा। तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग के समय में कक्षा 10 भी बोर्ड हुआ करता था। ठीक,
अच्छा, अब बात करते हैं अगला, चिकित्सा की शिक्षा। चिकित्सा की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कानूनी शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर एक भारत उच्च शिक्षा आयोग, जिसका नाम होगा भारत शिक्षा आयोग, HCI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यही बोर्ड होगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग, यही नाम रखा जाएगा। जितने भी अभी तक जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी स्नातक के बाद से कोर्सेज हैं, उनके लिए एक नाम, सिर्फ एक नाम रख दिया जाएगा। क्या उन कोर्सों का नाम रखा जाएगा भाई? एक अलग अलग पढ़ाई होगी, लेकिन उनको देखने की जो संस्था होगी वो HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उस संस्था का नाम होगा। आप देखते होंगे कि जो बीएड की पढ़ाई है उसको देखती है NCET देखती है, आप देखते होंगे कि जो 9, 10, 11 बार CBSE देखती है, ICSE देखती है, ये सारी चीज़ें देखती हैं, UGC देखती है। ये इन सबों को हटा दिया जाएगा, सब चीज़ों को हटा के बस एक नाम रख दिया जाएगा। क्या नाम रख दिया जाएगा भाई? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम होगा। ये इसका फुल फॉर्म होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। भारत उच्च शिक्षा आयोग, उसमें किस शिक्षा को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया? हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया को किसको नहीं रखा गया इस शिक्षा के अंतर्गत? चिकित्सा शिक्षा को। जो मेडिकल की पढ़ाई है इसको नहीं रखा जाएगा, जो लॉ की पढ़ाई है उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बाकी जितने भी शिक्षा रखी गई है, शिक्षा योजनाएं हैं, शिक्षा कार्यशालाएं हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, उसको एक ही निकाय गवर्न करेगा और एक ही निकाय होगा, उसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग। यही नाम होगा, इसी नाम से सारी संस्थाओं को गवर्न किया जाएगा। अब पूछ दे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन सी 2 शिक्षाओं को बाहर रखा गया, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप कहेंगे चिकित्सा शिक्षा व कानूनी शिक्षा। ठीक, अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं बेचारे। अगर मान लीजिए 1 साल पढ़े तो भी उनका नुकसान हो रहा है, 2 साल पढ़ लिए और तीसरे साल छोड़ दिए तो भी नुकसान हो रहा है, 3 साल पढ़ लिए चौथे साल छोड़ दिए तो भी उनका नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए नई शिक्षा नीति में एक नाम दिया गया है। 1 वर्ष के लिए क्या नाम, 2 वर्ष के लिए क्या नाम, 3 वर्ष के लिए क्या नाम और 4 वर्ष के लिए क्या नाम। अलग अलग वर्ष कह सकते हैं, अलग यहाँ वर्ष लिख देंगे और कन्फर्म रहेंगे आप, नहीं तो उस तरह 1, 2, 3 पढ़ लेंगे आप। ठीक, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि बालक एडमिशन लेता है, किसी कारणवश वो 1 साल के अंदर ही पढ़ाई उसकी छूट जाती है किसी कारण से, तो अगर 1 साल पढ़ा है तो उसका वो 1 साल कोई ना कोई उसका बेनिफिट मिले, कोई ना कोई प्रमाण पत्र मिले। ठीक, तो उसको क्या नाम, जो 1 साल तक पढ़ के विद्यालय छोड़ दे रहा है किसी कारणवश, तो 1 साल की पढ़ाई को क्या कहा जाएगा? उसके लिए क्या मिलेगा उसको? ये प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र 1 साल में, अगर 4 साल का कोर्स है और 1 ही साल में गलती से छूट जा रहा है तो भी वो उसके 1 साल का जितना मेहनत किया है उसके लिए वो जो जारी होगा उसके लिए उसको प्रमाण पत्र कहा जाएगा। ठीक, अगर वो 1 साल पढ़ लिया, दूसरे साल पढ़ के वो परीक्षा नहीं दे पाता है, परीक्षा से वंचित हो जाता है किसी कारण से, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो डिप्लोमा। दूसरे साल वाले को डिप्लोमा। दूसरे साल में अगर पहले साल से भी, अब ये दोनों साल प्रमाण पत्र भी पढ़ लिया, 2 वर्ष तक भी पढ़ लिया, तीसरे वर्ष भी पढ़ा और तीसरे वर्ष पढ़ने के बाद वो तीसरे वर्ष में पढ़ने के बाद भी वो एग्ज़ाम न दे पाए तो ये तो उसका साल नुकसान होगा। इन 2 पहले साल में अगर छोड़ दिया है पढ़ के तो प्रमाण पत्र मिल जाता है, दूसरे साल पढ़ के अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसको डिप्लोमा मिल जा रहा है, तीसरे वर्ष अगर पढ़ लेता है फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसको भी डिग्री
डिग्री प्रमाण पत्र मिल जाएगा, डिग्री उसको मिल जाएगी। 3 साल पढ़ लिया है, एग्जाम दे रहा है, कहीं लेट बिलेट दे रहा है, नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए बीच में पढ़ाई छोड़ रहा है, 4 साल ना पूरा करके 3 ही साल पढ़ के छोड़ दे रहा है, 4 साल का कोर्सेज है तो 3 वर्ष के लिए उसको डिग्री मिल जाएगा। अब चौथे वर्ष पूरा फाइनल जब कर रहा है, ये चारों साल पूरा कंप्लीटिव पढ़ रहा है तो उसके लिए उसको क्या मिल जाएगा, शोध के साथ डिग्री। अगर 4 साल तक पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहा है, शोध के साथ डिग्री, अगर चारों साल तक वो जुड़ा है और चारों साल तक पढ़ ले रहा है तो शोध के साथ उसको डिग्री मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको हटा दिया गया नई शिक्षा नीति में। प्रश्न यही पूछ ले कौन सा ऐसा कोर्स है, तो एमफिल को कोर्स से हटा दिया गया। ये एमफिल क्या होता था, एमफिल भी एक रिसर्च पेपर हुआ करता था, रिसर्च के माध्यम हुआ करता था। जैसे आप पीएचडी शोध वगैरह करते हैं ना, तो कुछ लोग पहले के समय में एमफिल के द्वारा भी शोध किया करते थे। तो ये कोर्स को नई शिक्षा नीति के तहत हटा दिया गया है। प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि कौन सा कोर्स को नई शिक्षा नीति के तहत हटा दिया गया है, तो आप कहेंगे एमफिल को कोर्स को नई शिक्षा नीति के तहत हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस एक राउंड फिगर में बात कर ले रहा हूँ कि इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें आपको अभी तक बताई गई हैं उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत सारे कोर्सेज से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको ई लर्निंग के माध्यम से, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे हम आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, उसी तरह इसमें भी वो बात कही गई कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई विदेशों में चला गया है तो पढ़ाई वहाँ से नहीं कर पा रहा है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी देश में कहीं भी किसी भी कोने में रहे तो एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके तहत वो पढ़ाई कर लेगा और एग्ज़ाम अपना दे सकता है। ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई, और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी। ये नहीं कि ऑनलाइन से पढ़ा तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी, आपकी जितनी डिग्री मान्य हो रही है उसी तरह उसकी ऑनलाइन की भी डिग्री उतनी मान्य होगी। आप देखते हैं ओपन कोर्सेज हैं, संपूर्णानंद के हैं, इग्नू के हैं, यहाँ बाकायदे जाके पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती है ना। उसके बावजूद भी ये आपकी डिग्री से थोड़े से कम होते हैं क्या संपूर्णानंद और इग्नू वाली डिग्री को आईएएस नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, जैसे आप बन सकते हैं बिल्कुल वो भी बन सकता है। ठीक, तो ई लर्निंग के माध्यम से सारी पढ़ाई होती है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। इतनी चीज़ें जो मैंने बताई ये एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा था कि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएं यही क्लास में, बाहर जाके आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि सर क्या बता रहे थे। तो बात करते हैं, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।